जी बेटे देखो, अब हम बात करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया था, है ना। बाई कॉन्केव है, ओ ये डिस्क शेप है, सर्कुलर आउटलाइन है, ये हम सारी बातें कर चुके हैं। एक्सेप्शनल केस की बात कर ली, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये सब हमने देख लिया था। अब यहाँ पे कुछ जो इंटरनली आरबीसी एक सेल है, सेल के पास जो एडोप्टेशन है, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हैं उसकी बात करें तो पहला वर्ड ध्यान रखना, जो आरबीसी है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स के आरबीसीज हैं, दैट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड सेल है। अब देखो कोई सेल है जिसमें यहां बीच में अगर न्यूक्लियस होगा तो वो तो बाई कॉन्वेक्स होगा। जब ये न्यूक्लियस ही आप यहां से डिलीट कर दो, न्यूक्लियस यहां से इसमें एब्सेंट हो जाए, ये ना हो, तो ये सेल का शेप ऐसा हो जाएगा जैसा हमने आरबीसी का देखा। तो बीच में वो स्ट्रक्चर दब जाएगा क्योंकि बीच में हॉलो स्पेस हो गया। तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से ही इसका शेप ऐसा हो जाता है, कैसा, बाई कॉन्केव। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के बेसिस पर बोला जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होता है। वो भी किसमें? मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में, और जो आरबीसीज हैं मैमल्स के अलावा उनमें प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसका नाम है स्टोमैटिन, प्रोटीन का नाम क्या है? स्टोमैटिन प्रेजेंट होता है। मतलब हम नॉर्मल सेल में क्या देखते हैं, जो सेल का इंटरनल एंडोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का काम करता है, वो करता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, मतलब सेल को शेप जो देता है वो ईआर देता है। यहाँ ईआर है नहीं, तो सेल को जो शेप मिलना है, एक आपने शेप देखा बाइकॉन्केव शेप है, वो शेप मिलता है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, स्पंजी प्रोटीन, जिसका नाम है स्टोमैटिन। ये ध्यान रखना, यहां ईआर नहीं है, ईआर की जगह पे क्या है? एक प्रोटीन है स्टोमैटिन, जो स्पंजी साइटोस्केलेटन है। स्पंजी और हार्ड स्ट्रक्चर में फर्क क्या होता है? स्पंजी होने का फायदा यह है कि थोड़ा सा भी अगर कहीं प्रेशर पड़ा या कहीं कॉम्पैक्ट स्पेस है, कहीं नैरो स्पेस है, तो वो स्ट्रक्चर वहां से पास हो सकता है। अगर वो हार्ड होता तो वहां से वो एक जो अगर उसके डायमीटर या उसके शेप से ज्यादा कोई फाइन ट्यूब है तो उससे क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ये कोई हमारी ब्लड वेसल है, कैपिलरी, या हम कोई भी ब्लड वेसल नाम दे लेते हैं। अब आरबीसी का शेप अगर ऐसा है, इतना है, तो ये आसानी से इसमें क्रॉस हो जाएगा। हमने ये देखा है कि जो अगर ये आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांच कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज बहुत फाइन होती हैं, है ना, क्या बहुत फाइन होती हैं। अब इस आरबीसी को इस ब्लड कैपिलरी, जिसका डायमीटर ओरिजिनल वाले से बहुत कम है, इससे क्रॉस होना पड़ेगा। अगर ये स्पंजी स्ट्रक्चर होगा तो आसानी से इसमें से थोड़ा सा ये कंप्रेस होके इजीली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर ये हार्ड इसका स्ट्रक्चर होगा, ये सेल हार्ड होगा, तो इससे क्रॉस नहीं हो पाएगा, मतलब कैपिलरी से आरबीसी नहीं क्रॉस कर पाएगी। स्पंजी साइटोस्केलेटन होने के नाते आरबीसी कैन इजीली क्रॉस द वेरी फाइन कैपिलरीज। तो ये एक इसका एडॉप्टेशन है, ये ध्यान रखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमने देख लिया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट कराता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। और ये बनना था क्या? कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। यहाँ एंजाइम होता है क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बाइकार्बोनेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था ना ये फॉर्मेशन, फिर ये H प्लस बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाता है ना। तो ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
इसके फॉर्मेशन में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब ये जो रिएक्शन हमने लिखी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ ये रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, दैट अकर्स इनसाइड द आरबीसी। दैट मींस ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम, बहुत सबसे फास्ट एंजाइम यही है, कंटेनिंग एंजाइम विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर बाइकार्बोनेट आयन बनता है, और हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एडोप्टेशन है, न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और दूसरा इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सोडियम और क्लोराइड आयन के लिए थोड़ा ज्यादा परमिएबल होती है, इसलिए डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड इनका जो साइटोस्केलेटन है वो ER नहीं है, वो स्टोमेटिन प्रोटीन से बना हुआ है जो कि स्पंजी नेचर का है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो इंटरनल एडोप्टेशन या इंटरनल चेंज। आरबीसी हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग, ये ध्यान रखना, आयरन कंटेनिंग है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन, और इसका कलर इसी वजह से कैसा होता है, रेड होता है। रेड कलर जो है वो आरबीसी की वजह से है। आरबीसी का रेड कलर क्यों है, क्योंकि उसके पास एक आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। कैसा, क्या प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसलिए इसका कलर रेड होता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है। रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये हीमोग्लोबिन का काम हमने देख लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही देख लिया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही देख लिया था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम हमने रखा था क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे ही हमने देखा कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, यहाँ पे इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनाता है। क्या बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल में है ना, जो हेल्दी इंडिविजुअल है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब आपने किसी हेल्दी इंडिविजुअल का 100 ml ऑफ ब्लड ले लिया, कितना, 100 ml ऑफ ब्लड ले लिया, इस 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग 12 to 16 कितना ग्राम, ये यूनिट देखना, कितना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इतने ग्राम्स HB प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल है, इससे कम हो रहा है तो आप एनीमिक कंडीशन में हो, ज्यादा है तो अच्छी बात है। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से बना होता है। हीमोग्लोबिन का अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से बना है। फर्स्ट वन इज द हीम, हीम बोले तो आयरन, हीम वर्ड किसके लिए, आयरन के लिए लिखा जाता है। 5% पोर्शन यही बनाता है, आयरन एंड पोरफायरिन रिंग है ना, आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe++, फेरस आयन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन में ये प्रेजेंट होता है। एंड ग्लोबिन प्रोटीन होता है, दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन, और ये 95% पार्ट बनाता है। एंड एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या बना होगा, ग्लोबिन प्रोटीन, अच्छा सॉरी, एक ग्लोबिन प्रोटीन जो है हमारा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। कितने, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, पॉलीपेप्टाइड चेन से ही प्रोटीन बनता है ना। एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें देखो ये दो तरह की, एक्चुअली ये कुछ टाइप की चेन होती हैं, अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन। ठीक है, जिसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के पास कितने अमीनो एसिड होते हैं, 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन, ऐसा अमीनो एसिड 141 तक होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे जब हम बीटा चेन, गामा चेन एंड डेल्टा चेन की बात करेंगे, इसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अल्फा चेन है या फिर एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें
141 एमिनो एसिड्स हैं। तो इसमें पॉली एमिनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे? तो आप क्या बोलोगे? जितना एमिनो एसिड दिया हुआ है उससे एक कम कर दो। जैसे मैं 5 एमिनो एसिड आपको दूं कि 5 एमिनो एसिड है, 5 एमिनो एसिड, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 एमिनो एसिड्स हो गए। नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड काउंट करना, 1, 2, 3 एंड 4। 5 पे कितना पेप्टाइड बॉन्ड? 4 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। आप कितना भी ले लो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो 141 में कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? 140 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। मतलब अल्फा चेन जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का 140 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ है, और ये बीटा, गामा एंड डेल्टा 145 पेप्टाइड बॉन्ड के साथ है। एक कम करके हमें बताना है, ठीक है। तो ये 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, और इनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर कि कौन कौन से, किसी भी ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हमने देख लिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हीमोग्लोबिन ए लिखा हुआ है ना। जब 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन मिलकर एक ग्लोबिन प्रोटीन बनाए, मतलब ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बन जाए, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, 4 ही हो सकता है, 4 हो गए, तब इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए। अब जब यही इन्फेंट की बात करें, सॉरी फीटस है यहाँ पे, इन्फेंट या फीटस की बात करें, HbF यहाँ पे ये फीटस की बात है। इसमें 2 अल्फा एंड 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के तौर पर, मतलब 2 अल्फा है और ये 2 गामा के पॉलीपेप्टाइड चेन से फीटस का जो ग्लोबिन प्रोटीन है हीमोग्लोबिन में, वो बना होता है। तो आपको इससे ये भी पता होना चाहिए कि किसी टाइप ऑफ, जैसे HbA पूछता है, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन से हैं? 2 अल्फा 2 बीटा। और HbF है तो 2 अल्फा और 2 गामा। HbA जो है, ये HbA टाइप का जो है, ये एडल्ट का हीमोग्लोबिन है। हम आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसा ही होता है, मतलब हमारी हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन बन रहा है, ग्लोबिन प्रोटीन उसका कंपोनेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। लेकिन जो फीटस है, फीटल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यहाँ पे F का मतलब फीटल हीमोग्लोबिन है। फीटल का मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जब होते हैं या इन्फेंट्स हैं, तब उनका हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी जो है, वो HbF की ज्यादा है एज कंपेयर टू HbA, ठीक है। इसलिए बच्चों में एनर्जी ज्यादा होती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं? जैसे ब्लड फॉर्मेशन को हमने क्या बोला था? हीमोपोइसिस। क्या बोला था? हीमोपोइसिस। ऐसे हम आरबीसी का नाम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो हमने इसका नाम ये क्या रखा? एरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। जो ऑर्गन में ये आरबीसी बनता है, उन ऑर्गन को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। द ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज टर्म्ड एज एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। ऐसे आप याद कर लो, जो ऑर्गन ब्लड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जहां ब्लड फॉर्मेशन होता है, दैट इज द हीमोपोइटिक ऑर्गन। उसको हम क्या बोलेंगे? हीमोपोइटिक ऑर्गन। हॉर्मोन्स विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। हमारी बॉडी में वो हॉर्मोन्स भी हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ आरबीसी को बढ़ाते हैं, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, एंड दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। ये हार्मोन कौन बनाता है? किडनी बनाता है। और ये हार्मोन का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को एक्सेलरेट करना, इंक्रीज कराना, ठीक है। फर्स्ट आरबीसी, अब देखो, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, फीटल स्टेज में होते हैं, तो पहली बार आरबीसी जब बनता है, वो आपके हमारे यॉर्क सैक में बनता है। यॉर्क सैक क्या है? यॉर्क इज अ रिजर्व फूड ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम आप बन रहे होते हैं, वहां बनता है पहला आरबीसी, पहला आरबीसी।
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब हम फीटल स्टेज में होते हैं, जब 9 महीने माँ के यूट्रस में होते हैं, तब हमारे बॉडी का कौन कौन सा ऑर्गन आरबीसी बनाता है? सुनना, लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड। क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में बोन मैरो तो बनी नहीं होती, बोन तो ग्रोइंग कंडीशन में होती है। नहीं तो हमारे अभी के स्टेज में हम बात करें तो मेन एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन या हीमोपोइटिक ऑर्गन बोन मैरो है। कौन है? बोन मैरो है। जब नहीं था तो क्या क्या ऑर्गन थे? लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड। इन सारे ऑर्गन्स में आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन एडल्ट स्टेज में कहां बनता है? रेड बोन मैरो में। बोन मैरो भी दो टाइप की, रेड बोन मैरो एंड व्हाइट बोन मैरो। हम जब बोन पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे। बोन मैरो क्या होता है अभी इतना याद कर लो। लॉन्ग बोन्स, जो हमारी बड़ी वाली हड्डियां हैं बॉडी की, लॉन्ग बोन्स हैव cavity that is filled with fluid, that is इस फ्लूइड को हम बोलते हैं बोन मैरो फ्लूइड, और कैविटी का नाम होता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो। और ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होती हैं। यही डिफरेंशिएट होकर आपकी आरबीसी बनाएगी, डब्ल्यूबीसी बनाएगी, प्लेटलेट्स बनाएगी। मतलब ब्लड फॉर्मेशन इसी अनडिफरेंशिएटेड बोन मैरो फ्लूइड से होता है, ठीक है, जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। आरबीसी का लाइफ स्पैन हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 120 डेज। कितना? 120 डेज। न्यू बॉर्न का 100 डेज, लगभग 100 दिन में ये आरबीसी की सेल्स मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, तो एक टाइम के बाद मरना ही पड़ेगा। सेल नॉन एफिशिएंट हो जाती है, डेथ हो जाता है। लगभग टोटल जितनी आरबीसी आपकी बॉडी में होता है उसका 1% आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है डेली, पर डे। जैसे मैंने बोला कि आपकी बॉडी में 1000 आरबीसीज हैं, 1000 आरबीसीज हैं। मैं बहुत छोटा वैल्यू ले रहा हूं। इसका 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 1% हम निकाल लें इसका तो क्या बोलोगे? 10 आरबीसी रोज मर जाती है आपके 1000 में से। अब हमने आपको बताया था कि 1 mm के क्यूब में, 1 mm क्यूब में आरबीसी का नंबर कितना? 5 से 5.5 मिलियन, है ना? 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। इसका 1% हर दिन मरता होता है। ये तो एक क्यूब है, पूरी बॉडी में पता नहीं कितने ट्रिलियन बहुत सारे आरबीसीज हैं, और बहुत आरबीसीज हर दिन मर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा ही नहीं कि उतने मर रहे होते हैं, उतने ही आरबीसीज हमारी बॉडी में बन भी रहे होते हैं, ठीक है, लगातार। सेम नंबर ऑफ न्यू आरबीसी एंटर इनटू ब्लड, इतने ही नंबर में ब्लड में आरबीसीज आते रहते हैं। यही जब डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रक्शन होता रहे, बढ़ जाए, रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए और फॉर्मेशन स्लो हो जाए, तो हम एनीमिक कंडीशन में चले जाते हैं। जो आरबीसी मर गई, जो डेड आरबीसीज हैं, उनका डिस्ट्रक्शन, उनको डिकम्पोज करा जाता है। एक ऑर्गन होता है लीवर के पास, स्प्लीन, और इसको क्योंकि वहां पे डिकम्पोज करते हैं, आरबीसी मरने के बाद वहीं जाके दफन होती है, खत्म की जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। एंड स्प्लीन ऑल्सो स्टोर्स एक्स्ट्रा ब्लड कार्पोसेल्स। जो आपकी बॉडी में जब कभी ब्लड या आरबीसी का ही काउंट ज्यादा बन गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो ये स्प्लीन में जाके स्टोर होता है। दैट इज सो दैट दिस स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। जब कभी आपकी बॉडी में स्प्लीन में आरबीसी स्टोर्ड है, जब कभी आपको लगा कि नहीं, हाँ मेरी बॉडी को मींस आरबीसी नहीं बन रहा है या नीड है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लड लॉस हुआ, तो ये आरबीसी आपके ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर दिए जाते हैं। ब्लड बैंक का भी यही काम होता है ना? जब इमरजेंसी पड़ी, ब्लड को जरूरत पड़ी, हमें मिल जाता है। सेम एज इट इज हमारी बॉडी को भी इसी तरह से ये ब्लड सप्लाई करता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं,
आरबीसी काउंट एडल्ट ह्यूमन में हमने देख रखा है कितना, 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम ऑफ क्यूब। मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन लैक्स न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, राइबोसोम भी नहीं होता, सभी, है ना। फीटल हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा 2 गामा 2 अल्फा 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन। हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर नहीं सॉरी किडनी। किससे सिंथेसाइज करा जाता है? किडनी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, क्या? स्प्लीन। ये आरबीसी की कहानी खत्म। अब डब्ल्यूबीसी में कुछ नहीं बेटे, डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल इंट्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी का हमें पता है, बस एक बार देखना है, 2 मिनट लगेगा। इसका दूसरा नाम क्या है? हमने कई बार यूज करा, ल्यूकोसाइट, है ना। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि कलर था रेड इसलिए रेड ब्लड सेल्स रख दिया। इसको हम क्या बोल रहे हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस है, तो इसको व्हाइट ब्लड सेल्स हम बोल देते हैं। इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, सो दैट दीज सेल्स आर कलरलेस। ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये हम टेस्ट करवाते हैं, टीएलसी, है ना। डॉक्टर बोलता है कि आपको टीएलसी कराना है या डीएलसी कराना है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब हमारी बॉडी के ब्लड में, जैसे हम 1 mm का क्यूब लेके हम स्टैंडर्ड एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, इसमें कितना डब्ल्यूबीसी होना चाहिए, तो वो आपका नंबर कितना है? 6000 to 8000 पर mm ऑफ क्यूब, mm क्यूब ऑफ ब्लड। देखो आरबीसी से कितना कम, वो 5 से 5.5 मिलियन और ये 1000। ठीक है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं प्लस माइनस 2000 to 3000 तक नॉर्मल है, मतलब प्लस माइनस, मतलब 2000 से कम माइनस कर दोगे तो 4 से आपके 6 आ जाएंगे, है ना, और इतना आपका वैल्यू नॉर्मल होता है। अब डब्ल्यूबीसी भी ना कई टाइप्स के होते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पहले देख लो। टाइप्स इनके 5 तरह के हैं। पहले इनको मेन 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो ग्रेनुलोसाइट, अगर ग्रेन्यूल नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, अभी हम इसको आगे देखेंगे, तब उनको हम अग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट ये 3 टाइप के, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एंड अग्रेन्युलोसाइट लिम्फोसाइट होते हैं और मोनोसाइट होते हैं। टोटल ये 5 टाइप के होते हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात कर रहे थे। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में इतना 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है। इतना तो हमारा ये टोटल जितने भी टाइप्स के ये डब्ल्यूबीसीज हैं, इन सब का नंबर इतना होता है। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली मैं पूछूं कि एसिडोफिल का नंबर कितना है, बेसोफिल का नंबर कितना है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, है ना, किसका ज्यादा है किसका कम है ना, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब का अलग अलग नंबर कॉम्पोजिशन देखा जाए, दैट इज द डीएलसी। नॉर्मल वैल्यू इसकी हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की जब बात करते हैं, सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दैट इज कॉल्ड डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट इन ब्लड, अलग अलग टाइप के जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं उनके परसेंटेज जब देखें, देखो अब यहां पे ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा अगर हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का कोई टाइप है दैट इज द न्यूट्रोफिल। टोटल जितना आपका है, हम एक वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज जो हमारा है 7000, 6 से 8 के बीच में हमने 7000 ले लिया। 7000 का 60 से 65% सिर्फ न्यूट्रोफिल बनाता है। एक का हम निकाल लेते हैं, हमने ले लिया मिनिमम वैल्यू 60,000, 60% हमने निकाला, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4200, हाँ यही आएगी। इतना नंबर तो न्यूट्रोफिल का होगा 7000 में से।
7,000 में से लगभग 4,000 के आसपास न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। उसके बाद देखना, उसके बाद जो पॉपुलेशन बनाता है वो बनाता है लिम्फोसाइट का लगभग 20 से 25%। कितना? 20 से 25%। इसका हम 20 से 25% निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा, है ना। उसके बाद अगर कोई प्रोपोर्शन बनाता है वो है मोनोसाइट, 6 से 8% ऑफ टीएलसी, एसिडोफिल 2 से 3% ऑफ टीएलसी, बेसोफिल 0.5 से 1% ऑफ टीएलसी। मिनिमम नंबर ये इसका मैक्सिमम नंबर होता है। तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के परसेंटेज देख लिए, नंबर आप निकाल सकते हो, नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास डिटेल है, ठीक है। तो इसको जब हम टेस्ट करते हैं ब्लड रिपोर्ट में, हमें हर जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं इनके काउंट देखा जाता है। नॉर्मल वैल्यू ये है, ये हमें है पता है, ये नॉर्मल एडल्ट में, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल बीइंग में ऐसा होता है। आपका जब रिपोर्ट वो पैथोलॉजिस्ट देता है तो अलग से इससे कंपेयर करता है कि क्या आपकी बॉडी में एसिडोफिल 5 से 10% है, अगर हैं तो आपका एसिडोफिल बढ़ा हुआ है ना। तो ये वो अलग अलग आपका रिपोर्ट वो बना के देता है। अब अगर देखो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी इन आवर बॉडी, तो आप बोलोगे कि इम्यून सिस्टम का काम करता है। कोई भी बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल आया, फॉरेन सब्सटेंस आया, उसको ये मारता है, किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डीनेचर करता है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो क्या करेगा, आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा। भाई कोई अटैक करने वाला आ रहा है तो लड़ाई के लिए आप अपने जो सोल्जर्स हैं उनका नंबर बढ़ाओगे तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल डब्ल्यूबीसी जितनी होनी चाहिए उससे कम हो गई तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है कमजोर हो जाएगा, है ना। तो इससे नंबर ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सिर्फ देखकर डॉक्टर आपकी बॉडी में इंफेक्शन है या नहीं है ये डिसाइड कर लेता है। नॉर्मल रेंज हमें पता है 6,000 से 8,000 हमारा बॉडी में डब्ल्यूबीसी का नंबर नॉर्मल है ना। तो ब्लड टेस्ट करवाया और आपका रिपोर्ट आया कि आपकी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो 11,000 टू 15,000 हो गया है, तो डॉक्टर को क्या लगेगा कि भाई साहब इनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का वजह से ही डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है। तो यहां पे देखो, जब आपका ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाए तब वर्ड यूज करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और जब ये डिक्रीज कर जाए नॉर्मल टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो ल्यूकोसाइटोपीनिया, ठीक। और एबनॉर्मल इंक्रीज कर जाए मोर देन 1 लाख, कितना? मोर देन 1 लाख डब्ल्यूबीसी आपके 1 mm ऑफ ब्लड, mm पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में देखने को मिल जाए तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपकी बॉडी ल्यूकेमिया की कंडीशन में है। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज दैट इज अ ब्लड कैंसर, ये एक ब्लड कैंसर है, इसी को हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया का मतलब ये है, ल्यूकेमिया जिसको हुआ तो वो ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। नॉर्मली तो हमने देख लिया, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ तो दैट मींस देयर इज अ चांस ऑफ इंफेक्शन, बट एबनॉर्मल इंक्रीज तो ये आपको ल्यूकेमिया की कंडीशन में बताया जाएगा। टाइप्स की बात हो गई थी हमारी, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स के। अगर ये साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जिसको हम अलग अलग स्टेन से स्टेन करते हैं तो वो ग्रैन्युलोसाइट, अगर एब्सेंट है तो अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट के 3 टाइप्स, ये 2 टाइप्स इनके। अब देखो ग्रैन्युलोसाइट के सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके सामने है, ठीक है। देखो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की बात करें तो देखो बेटे, पहले हम ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो 3 टाइप का हमने देखा था। एसिडोफिल्स, इसी का दूसरा नाम क्या है? इओसिनोफिल। कहीं वर्ड आया तो कंफ्यूजन मत में रहना। बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। देखो ये साइज का नाम, साइज दिया हुआ है, ये मीटर में नहीं है, नैनोमीटर में है। ये आपका वैल्यू ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, एनएम है ये, ठीक है। 14 से 10 से 14, 8 से 10 एंड 10 से 12। लाइफ स्पैन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था?
सॉरी ये नैनोमीटर मत लिखना, माइक्रोमीटर, एम म्यू, म्यू एम लिखना, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लाइफ स्पैन देखना, लाइफ स्पैन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्पैन आरबीसी का कितना था 120 डेज, इनका देखना डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कुछ घंटे से लेकर कुछ हफ्ते तक होता है। जैसे देखना एसिडोफिल का सिर्फ 14 आवर्स, इधर बेसोफिल का सिर्फ 10 आवर्स, इधर न्यूट्रोफिल्स का सिर्फ 12 आवर्स। इनको जब हम स्टेन करते हैं तो किस डाई से स्टेन करते हैं? देखो यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट है, तो मतलब इनके साइटोप्लाज्म में स्पेशल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जिससे ये स्टेन किया जाता है, जिससे ये स्टेन लेता है, उसका नेचर कैसा है, इसी के बेसिस पर इनका नाम रखा हुआ है। जैसे नाम रखा है एसिडोफिल, तो इसको स्टेन करते हैं एसिडिक डाई से, इसलिए एसिडोफिल कह दिया गया। एसिडिक डाई का नाम एक यहाँ पे रखा हुआ दिया हुआ है इयोसिन, ठीक है। ऐसे बेसियोफिल्स हैं, इसको डाई स्टेन करते हैं बेसिक डाई से, जिसका नाम, एक बेसिक डाई का नाम दिया है मिथाइलिन ब्लू, ठीक। और ऐसे न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आप इसको न्यूट्रल है, मतलब किसी एसिडिक और या किसी बेसिक डाई से नहीं, आप दोनों से स्टेन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रोफिल हमने नाम दे दिया। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, इनके स्ट्रक्चर में देखोगे तो आप बड़े अच्छे से पहचान पाओगे। देखो ग्रेन्यूल्स तो सबके साइटोप्लाज्म में दिखेगा क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। इनके न्यूक्लियस के शेप से आप पहचान पाओगे। न्यूक्लियस का शेप देखना, एसिडोफिल का जो न्यूक्लियस है दैट इज बाइलोब्ड, 2 लोब्स हैं, एक और ये 2। इधर बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है वो 2 से 3 लोब का है और एस शेप में देखने को मिलता है। एक लोब यहां, दूसरा लोब यहां, तीसरा लोब यहां, तो ये एक ऐसे एस शेप में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पे जब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, इसमें मोर देन 3 लोब्स होते हैं, 3 से 5 लोब, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। आप इसकी मदद से पहचान पाओगे कि ये न्यूट्रोफिल्स है। पिक्चर देख के आपको पहचानना होता है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी का टाइप है, सिर्फ न्यूक्लियस देखना है। 2 लोब एसिडोफिल, 3 लोब एस शेप तो बेसोफिल, 3 से 5 लोब है और कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, वो न्यूट्रोफिल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फंक्शंस इनके क्या क्या है देखना। एसिडोफिल क्या करता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी, एंडोपैरासिटिक इंफेक्शंस। हमारी बॉडी में अगर कोई एलर्जिक सब्सटेंस जाता है उससे बचाने का काम इसका है। कोई आपकी बॉडी में पैरासाइट जाता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम एसिडोफिल्स का है, उनको मारना, उनको न्यूट्रलाइज करना, ठीक। बेसोफिल का काम होता है, ये सिक्रीट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसका? हिपैरिन का, हिस्टामाइन का, सेरोटोनिन का। हिपैरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं करने देता, ठीक है, जिससे ब्लड फ्लो की कंडीशन में बना रहे। हिस्टामाइन जो हमारा है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे आपको कहीं चोट लगती है तो रेडनेस आ जाता है। सेरोटोनिन जैसे उसी का उल्टा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे नॉर्मल डायमीटर हो जाए ब्लड वेसल्स का। कहीं पे स्वेलिंग आती है, हिस्टामाइन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। सेरोटोनिन कम हुआ, जैसे ज्यादा सिक्रीट हुआ तो वो स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इधर न्यूट्रोफिल्स का काम देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के साथ ही एंटीबॉडीज काम करती हैं। न्यूट्रोफिल का काम होता है बैक्टीरिया, वायरस को खा जाना, फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस का मतलब इनगल्फ करके डाइजेस्ट करना, ब्रेक कर देना। जो आपका एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी, वो भी किसी बैक्टीरिया को, कोई बैक्टीरिया के साथ, बैक्टीरिया को पकड़ के लेके आता है इसी न्यूट्रोफिल के साथ। न्यूट्रोफिल उनको खा जाता है। एंटीबॉडीज उसको मार नहीं पाती है, उसको मारती नहीं है। वैसे नॉर्मली हमारा न्यूट्रोफिल क्या करेगा? कोई बॉडी में वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, उसको इनगल्फ करेगा, जिसको रिकॉग्नाइज कर पाता है, इनगल्फ करा, डाइजेस्ट करा, खत्म कर दिया। जो हमारी बॉडी में डेड सेल्स हैं, कोई मरी हुई सेल्स हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट कर जाएगा, डिकम्पोज कर देगा। लेकिन जो बैक्टीरिया, कोई पैथोजन जिसको ये नहीं पहचान पाता, वो उसके रोल में आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहता है आ जाओ, हम तुम्हें घुमा के लाते हैं, और लेके आता है, वो इधर न्यूट्रोफिल के पास छोड़ जाता है। जो इसके पास था कि ये न्यूट्रोफिल से बच के रहना है, नहीं तो हम मर जाएंगे, यही इसका ये मैकेनिज्म एंटीबॉडी खत्म कर देता है। एंटीबॉडी का काम इतना, लेकिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर इसीलिए किसका होता है? न्यूट्रोफिल का, 62
65% पॉपुलेशन यही बनाता है। अग्रेनुलोसाइट के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का साइज यहाँ पे देखा लिया हुआ है 12 से 20, लार्जेस्ट WBC है, ये स्मॉलेस्ट WBC है। इनका लाइफ स्पैन देखो 24 आवर्स से कम होता है, बट कुछ वीक तक होता है जब ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखें तो लगभग 10 दिन के आसपास होता है, बट कनेक्टिव टिश्यू में ये कई महीनों तक ये रह सकता है। ठीक है। न्यूक्लियस इनका किडनी शेप, उनका लार्ज स्फेरिकल, यहाँ पिक्चर देखो तो इनका किडनी शेप होगा, इनका न्यूक्लियस लार्ज स्फेरिकल होगा। और हाँ, इधर इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अग्रैनुलोसाइट्स हैं। काम देखना, जो आपके मोनोसाइट्स हैं, ये भी न्यूट्रोफिल की तरह काम करते हैं, फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं और पुलिसमैन या स्कैवेंजर सेल कहे जाते हैं, मतलब कुछ भी बॉडी में डेड एंड डिकम्पोज होने वाला है उसको पकड़ के खा जाते हैं। जैसे कुछ भी शहर में गड़बड़ होने वाला होता है उसके लिए कौन है? पुलिस पकड़ लेगी। ठीक है। तो ये बॉडी के सेल्स को जो मरते हैं उसको फैगोसाइटाइज ये नॉर्मली करता है। लिम्फोसाइट फर्दर दो टाइप के, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड में बन रहा है तो टी लिम्फोसाइट, बोन मैरो में बन रहा है तो बी लिम्फोसाइट। इनका काम होता है टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज बनाती है। ये क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीबॉडीज का काम हमने देखा, वो न्यूट्रोफिल के साथ अपना काम करती है। देखो, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट की बात करें, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड मैच्योर्ड इन थाइमस ग्लैंड, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। मतलब टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। बी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? बोन मैरो में ही। और प्रोड्यूस एंड मैच्योर दोनों यही होता है, इनका काम होता है प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का फंक्शन हमें पता है टू न्यूट्रलाइज या टू डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है। सबसे ज्यादा ल्यूकोसाइट कौन है? तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ग्रेनुलोसाइट? तो इसमें एसिडोफिल, बेसोफिल, ये मोनोसाइट नहीं है। ठीक है। हिपैरिन सिंथेसाइज्ड बाय बेसोफिल्स। मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड, मैक्रो क्यों बोला गया? क्योंकि लार्जेस्ट सेल है, तो हमने मोनोसाइट को देख ही लिया। एंटीबॉडीज किससे प्रोड्यूस करी जाएंगी? बी लिम्फोसाइट से। और ये हो गई कहानी पूरी, WBC की खत्म।